दृष्टि आईएएस के टुडे जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से, जिसमें हमने आपसे पूछा था, हाल ही में वेनिस की ग्रैंड कैनाल फ्लोरोसेंट ग्रीन हो गई। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ इसके लिए जिम्मेदार था? आपके ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए रोडामाइन, ऑप्शन बी फ्लोरोफोरे, ऑप्शन सी फ्लोरेसीन या फिर ऑप्शन डी फ्लोराइड। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी फ्लोरेसीन। आप में से कई व्यूअर्स ने इस प्रश्न का एकदम ठीक जवाब दिया है। इसी तरह अपने सुझाव, प्रतिक्रियाएं और जवाब हमें भेजते रहिए, हमें इसका इंतजार रहता है। चलिए अब आगे की बात को एक्सप्लेनेशन से समझते हैं। हाल ही में वेनिस की ग्रैंड कैनाल का एक हिस्सा फ्लोरोसेंट ग्रीन में बदल गया। ये घटना अपशिष्ट जल नेटवर्क के परीक्षण के लिए उपयोग किए जाने वाले गैर विषैले पदार्थ फ्लोरेसिन के कारण घटित हुई, इसलिए विकल्प सी सही है। बता दें कि फ्लोरेसिन एक जेंथिन डाई है जो अत्यधिक फ्लोरोसेंट है और कम मात्रा में मौजूद होने पर भी इसका पता लगाया जा सकता है। यह एक सिंथेटिक ऑर्गेनिक फोटोएक्टिव डाई कंपाउंड है जिसे पहली बार 1871 में वॉन बायर द्वारा संश्लेषित किया गया था। यह पहली बार नहीं है जब ग्रैंड कैनाल का रंग बदला है। 1968 में 34वें वेनिस बिएनाले के दौरान अर्जेंटीना के कलाकार निकोलस गार्सिया उरिबुरु ने पर्यावरण जागरूकता बढ़ाने के लिए वेनिस की ग्रैंड कैनाल के पानी को एक फ्लोरेसेंट डाई से हरा बना दिया था। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी फ्लोरेसीन। चलिए अब शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की। तो आज के एपिसोड का पहला प्रश्न है, पीएम स्वनिधि योजना किस मंत्रालय की एक पहल है? आपके ऑप्शन है श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय या फिर आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय। हाल ही में प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर की आत्मनिर्भर निधि यानी पीएम स्वनिधि योजना ने अपने 3 साल पूरे किए। बता दें कि पीएम स्वनिधि एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। ये योजना रेहड़ी पटरी वालों को अपनी आजीविका गतिविधियों को कोरोना काल के बाद फिर से शुरू करने के लिए किफायती कार्यशील पूंजी ऋण प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करती है। यह आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा वर्ष 2020 में शुरू की गई थी, इसलिए विकल्प डी सही है। ये योजना 24 मार्च 2020 को या उससे पहले शहरी क्षेत्रों में वेंडिंग में लगे सभी स्ट्रीट वेंडर्स के लिए उपलब्ध है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प डी आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रही KSS 3rd बैच 2 पनडुब्बी किस देश द्वारा विकसित की जा रही है? आपके ऑप्शन है उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, जापान या फिर रूस। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी दक्षिण कोरिया। हाल ही में दक्षिण कोरिया ने भारत को अपनी उन्नत KSS 3rd बैच 2 पनडुब्बी प्रदान करने के लिए एक विशेष प्रस्ताव पेश किया है। बता दें कि KSS 3rd पनडुब्बी डीजल इलेक्ट्रिक अटैक पनडुब्बियों की एक श्रृंखला है, जबकि KSS 3rd बैच 2 पनडुब्बी युद्ध प्रबंधन प्रणाली, मारक क्षमता और सोनार क्षमताओं के मामले में अपनी पूर्ववर्ती का एक उन्नत संस्करण है। इसे देबू शिप बिल्डिंग एंड मरीन इंजीनियरिंग यानी DSME और ह्युंडई हैवी इंडस्ट्री यानी HHI द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। उम्मीद है कि दक्षिण कोरिया 2025 तक KSS 3rd बैच 2 के पहले जहाज का उत्पादन कर लेगा, इसलिए विकल्प बी सही है। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी दक्षिण कोरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, इसे बर्न की संधि 1874 द्वारा स्थापित किया गया था। कथन 2 है, भारत में इसका कोई क्षेत्रीय कार्यालय नहीं है। और कथन 3 है, इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख शहर में स्थित है। उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं आपको यह बताना है। आपके ऑप्शन है केवल 1, केवल 2, सभी 3 या फिर कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए यानी केवल एक कथन ही सही है। चलिए हम एक्सप्लेनेशन से आगे की बात को समझते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नई दिल्ली में यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन यानी यूपीयू का एक क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित करने के लिए मंजूरी दी है, इसलिए कथन 2 सही नहीं है। यह निर्णय भारत को दक्षिण दक्षिण और त्रिकोणीय सहयोग पर जोर देने के साथ डाक क्षेत्र में बहुपक्षीय संगठनों में सक्रिय भूमिका निभाने में सक्षम बनाता है। आपको बता दें कि यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन यानी यूपीयू की स्थापना 1874 की बर्न की संधि द्वारा की गई थी, इसलिए कथन 1 सही है। ये संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जो दुनिया भर में डाक व्यवस्था के अलावा सदस्य देशों के बीच डाक नीतियों का समन्वय करती है। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न में है, इसलिए कथन 3 सही नहीं है। इस प्रकार केवल एक कथन सही होगा, इसलिए विकल्प ए सही है। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प ए केवल एक कथन ही सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। पहला है बोत्सवाना, दूसरा है दक्षिण अफ्रीका, तीसरा है जिम्बाब्वे, चौथा है जाम्बिया और तीसरा है अंगोला। उपयुक्त में से कितने देश नामीबिया के साथ भूमि सीमा साझा करते हैं, आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन है केवल 1, केवल 3, केवल 4 या फिर सभी 5। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, यानी केवल 4 देश ही नामीबिया के साथ भूमि सीमा साझा करते हैं। चलिए एक्सप्लेनेशन की बात को समझें। हाल ही में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया की आधिकारिक यात्रा के लिए रवाना हुए। आपको बता दें कि नामीबिया दक्षिण अफ्रीकी महाद्वीप में एक देश है। ये उत्तर में जाम्बिया एवं अंगोला, पूर्व में बोत्सवाना और दक्षिण पूर्व में दक्षिण अफ्रीका के साथ भूमि सीमा साझा करता है, जबकि इसकी पश्चिमी सीमा अटलांटिक महासागर से लगती है। इस प्रकार प्रश्न में से केवल 4 देश इसके साथ सीमा साझा करते हैं, इसलिए विकल्प सी सही होगा, यानी प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, केवल 4 देश। चलिए अगला प्रश्न देखें। हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से वैज्ञानिकों ने किस मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया के लिए एक नया एंटीबायोटिक खोजा है? आपके ऑप्शन है एंटेरोकोकस, कैंडिडा क्रूसी, मेथिसिलिन रेसिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस आयरेयस, एसिनोटोबैक्टर बाउमानी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, एसिनेटोबैक्टर बाउमानी। हाल ही में वैज्ञानिकों के एक समूह ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके एक नए एंटीबायोटिक की खोज की है। ये एंटीबायोटिक घातक सुपरबग एसिनेटोबैक्टर बाउमानी को मार सकता है, इसलिए विकल्प डी सही है। इस शोध में बैकमास्टर यूनिवर्सिटी और मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के वैज्ञानिक शामिल थे। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के अनुसार एसिनेटोबैक्टर बाउमानी एक मल्टी ड्रग प्रतिरोधी बैक्टीरिया है। ये अस्पतालों में उन रोगियों में एक विशेष खतरा पैदा करता है जिनकी देखभाल के लिए वेंटिलेटर और रक्त कैथेटर जैसे उपकरणों की आवश्यकता होती है। WHO ने इसे नए एंटीबायोटिक के अनुसंधान और विकास के लिए सूचीबद्ध प्राथमिक रोगजनकों के बीच सूचीबद्ध किया है। WHO का कहना है कि एसिनेटोबैक्टर रक्त प्रवाह संक्रमण और निमोनिया जैसे गंभीर और घातक संक्रमण पैदा कर सकता है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, एसिनेटोबैक्टर बाउमानी। चलिए अगला प्रश्न देखें। स्पीयर फिशिंग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, यह एक ईमेल या इलेक्ट्रॉनिक संचार स्कैम है। कथन 2 है, यह एक विशिष्ट व्यक्ति या समूह को लक्षित करता है। और कथन 3 है, यह संवेदनशील जानकारी जैसे अकाउंट क्रेडेंशियल्स या वित्तीय जानकारी को चुराने का एक लक्षित प्रयास है। उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं, आपको यह बताना है। आपके ऑप्शन है केवल 1, केवल 2, सभी 3 या फिर कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, सभी 3। हाल ही में IT सुरक्षा फर्म बाराकूडा नेटवर्क्स द्वारा स्पीयर फिशिंग ट्रेन रिपोर्ट 2023 प्रकाशित की गई। इस रिपोर्ट के अनुसार 2022 में भारत में आयोजित अध्ययन में शामिल 53% संगठन स्पीयर फिशिंग का शिकार थे। आपको बता दें कि स्पीयर फिशिंग एक ईमेल या इलेक्ट्रॉनिक संचार स्कैम है, इसलिए कथन 1 सही है। एक विशिष्ट व्यक्ति, संगठन या व्यवसाय को लक्षित करता है, इसलिए कथन 2 भी सही है। ये संवेदनशील जानकारी जैसे अकाउंट क्रेडेंशियल्स या वित्तीय जानकारी को चुराने का एक लक्षित प्रयास है, इसलिए कथन 3 भी सही है। साइबर अपराधी अपने लक्ष्यों के बारे में व्यक्तिगत डेटा एकत्र करने के लिए एक विशेष रणनीति का उपयोग करके ऐसे ईमेल भेजते हैं जो परिचित और विश्वसनीय से लगते हैं। जैसे ही व्यक्ति विश्वास जताकर ईमेल पर भरोसा करता है, वैसे ही वह साइबर अपराधी के चुंगल में फंस जाता है। इस प्रकार सभी कथन सही हैं। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प सी, यानी सभी 3 कथन सही हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में खबरों में रही हवाईयन मोंक सील की IUCN स्थिति क्या है? आपके ऑप्शन है एंडेंजर्ड, वल्नरेबल, नियर थ्रेटेंड या फिर लीस्ट कंसर्न। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, एंडेंजर्ड। हाल ही में हवाई द्वीप के कैमाना बीच पर एक हवाईयन मोंक सील ने जन्म लिया। बता दें कि हवाईयन मोंक सील का नाम इसकी त्वचा की परतों के लिए रखा गया है, जो कुछ हद तक एक भिक्षु के काउल जैसी दिखती है। ये सील आमतौर पर अकेले या छोटे समूह में देखे जाते हैं। मोंक सील के बच्चे जन्म के समय काले होते हैं, लेकिन जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती है वे स्लेटी और भूरे रंग में बदल जाते हैं। ये सुदूर उत्तर पश्चिमी हवाई द्वीप में रहते हैं। ये इन द्वीपों के लिए स्थानिक हैं जो दुनिया में कहीं और नहीं पाए जाते हैं। इन्हें IUCN की रेड लिस्ट में एंडेंजर्ड के रूप में सूचीबद्ध किया गया है, इसलिए विकल्प ए सही है, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प ए, एंडेंजर्ड। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ जनजाति बताई गई है और दूसरी तरफ स्थान बताए गए हैं। पहला है मसाई, उसके सामने है केन्या, दूसरा है अपाचे, उसके सामने है संयुक्त राज्य अमेरिका, तीसरा है बिदिम्बू
और उसके सामने है सऊदी अरब, और चौथा है गुआरानी और उसके सामने दिया हुआ है ब्राजील। उपयुक्त में से कितने युग्म सुमेलित हैं आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, केवल तीन या फिर सभी चार। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, यानी सभी चार युग्म सुमेलित हैं। आइए एक्सप्लेनेशन से आगे की बात को समझते हैं। हाल ही में चैम्बर ऑफ डेप्यूटी द्वारा नए भूमि विधेयक को मंजूरी दिए जाने के बाद पूरे ब्राजील में जनजातीय लोगों द्वारा विरोध किया जा रहा है। ये विरोध इसलिए किया जा रहा है क्योंकि ये विधेयक स्वदेशी लोगों की पैतृक भूमि की एक नई मान्यता को प्रतिबंधित करेगा। इस विरोध में ब्राजील की गुआरानी जनजाति मुख्य रूप से भाग ले रही है। बता दें कि गुआरानी जनजाति ब्राजील की एक प्रमुख जनजाति है जो ब्राजील के अलावा पराग्वे, बोलीविया और अर्जेंटीना में पाई जाती है, इसलिए युग्म 4 सुमेलित हैं। वहीं प्रश्न में उल्लिखित अन्य जनजातियों की बात करें तो मसाई जनजाति उत्तरी, मध्य एवं दक्षिणी केन्या और उत्तरी तंजानिया में रहने वाला एक निलोटिक जाति समूह है, इसलिए युग्म 1 सुमेलित है। जबकि अपाचे संयुक्त राज्य अमेरिका की एक प्रमुख जनजाति है, इसलिए युग्म 2 भी सुमेलित है। वहीं बिंदुबू पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी समूह है, इसलिए युग्म 3 भी सही हो गया। इस प्रकार दिए गए चारों युग्म सम्मिलित हैं, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प डी, चारों ही युग्म सम्मिलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, इसे 2022 में संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा लॉन्च किया गया था। कथन 2 है, इसमें 4 स्तंभों का एक सेट है जो सभी भागीदारों के लिए बाध्यकारी है। और कथन 3 है, भारत इसका सदस्य नहीं है। उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, सभी तीन या फिर कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प ए, यानी कि केवल एक कथन ही सही है। आइए एक्सप्लेनेशन से आगे की बात को समझते हैं। हाल ही में अमेरिका द्वारा आयोजित दूसरी इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क यानी IPEF मंत्रिस्तरीय बैठक के दौरान आपूर्ति श्रृंखला पिलर 2 समझौते के लिए वार्ता संपन्न हुई। गौरतलब है कि इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क यानी IPEF एक आर्थिक पहल है जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका ने मई 2022 में लॉन्च किया था, इसलिए कथन 1 सही है। ये मोटे तौर पर 4 स्तंभों पर टिका है, जिनमें व्यापार, आपूर्ति श्रृंखला, लचीलापन, स्वच्छ ऊर्जा एवं डीकार्बोनाइजेशन और कर एवं भ्रष्टाचार विरोधी उपाय शामिल हैं। इस फ्रेमवर्क को लचीला बनाया गया है, जिसका अर्थ है कि इसके भागीदारों को सभी 4 स्तंभों में शामिल होने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए कथन 2 सही नहीं है। इसके सदस्यों में ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, भारत, इंडोनेशिया, जापान, दक्षिण कोरिया, मलेशिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम शामिल हैं, इसलिए कथन 3 सही नहीं है। इस प्रकार केवल एक कथन सही है, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प ए, यानी केवल एक कथन ही सही है। चलिए अब हम पहुंच गए हैं एपिसोड के अंतिम प्रश्न पर। तो अंतिम प्रश्न है, ये जून जुलाई में 7 सप्ताह का लंबा समर बूट कैंप है जो प्रत्येक छात्र को बूट कैंप के अंत तक अपना ऑनलाइन उद्यम बनाने के लिए प्रमुख डिजिटल और उद्यमशीलता कौशल से लैस करता है। उपयुक्त कथन किसके बारे में बात करता है आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन है नेशनल स्टार्टअप बूट कैंप 1.0, स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन, राष्ट्रीय साइबर अभ्यास या फिर ATL टिंकरप्रेन्योर 2023। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, ATL टिंकरप्रेन्योर 2023। चलिए एक्सप्लेनेशन की बात को समझते हैं। हाल ही में अटल इनोवेशन मिशन यानी AIM नीति आयोग ने ATL टिंकरप्रेन्योर 2023 के लिए पंजीकरण आरंभ कर दिए हैं। बता दें कि ATL टिंकरप्रेन्योर 2023 अटल इनोवेशन मिशन के अटल टिंकरिंग लैब्स यानी ATL कार्यक्रम के तहत एक प्रमुख समर बूट कैंप है। ये जून जुलाई में 7 सप्ताह का एक वर्चुअल समर बूट कैंप है जो छात्रों को बूट कैंप के अंत तक अपना खुद का ऑनलाइन उद्यम बनाने के लिए प्रमुख डिजिटल कौशल और रूपरेखाओं से लैस करता है, इसलिए विकल्प डी सही है। प्रत्येक पंजीकृत टीम को नीति आयोग के मेंटर्स ऑफ चेंज से बूट कैंप की पूरी अवधि के लिए समर्पित सलाह और सहायता प्रदान की जाएगी। बताते चले कि अटल इनोवेशन मिशन यानी AIM देश के कोने कोने में नवाचार और उद्यमिता की संस्कृति को बनाने और बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार की एक प्रमुख पहल है। जबकि इस मिशन के तहत अटल टिंकरिंग लैब यानी ATL भारतीय छात्रों के बीच वैज्ञानिक स्वभाव, नवाचार, रचनात्मकता का माहौल बनाने के लिए केंद्र सरकार की एक पहल है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प डी, ATL टिंकरप्रेन्योर 2023। चलिए अब नोट कर लीजिए आज के एपिसोड का अभ्यास प्रश्न। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ द्वीप बताए गए हैं और दूसरी तरफ स्थान बताए गए हैं। पहला है माजुली, उसके सामने लिखा है पश्चिम बंगाल। दूसरा है मुनरो,
उसके सामने लिखा है उड़ीसा, तीसरा है अगाती, उसके सामने लिखा है लक्षद्वीप और चौथा है स्वराज द्वीप जो इसके सामने लिखा हुआ है अंडमान और निकोबार। उपयुक्त में से कितने युग्म सम्मिलित हैं आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी केवल 3 या फिर ऑप्शन डी सभी 4। तो व्यूअर्स, इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना आप ना भूलें। जल्द ही मिलते हैं नए एपिसोड में कुछ और नए सवालों और नए नए जवाबों और जानकारियों के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।